नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान भाग 1 का पाठ 4 सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों पहले ही चैप्टर में ही देखा होगा, चैप्टर 1, 2, 3 में, कि दो महाशक्तियाँ उभर कर आए थे विश्व में, अमेरिका और सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बाद भी आप लोगों ने पढ़ा कि विघटन हुआ और अमेरिका किस तरीके से महाशक्ति बनकर उभरा। अब इसके आगे हम बात करते हैं बच्चों कि सत्ता के वैकल्पिक जो उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्र थे उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं परिचय करा दूं कि इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर भी नज़र डालेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि कैसे चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर कितना नाटकीय प्रभाव डाला। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने अपने इलाकों में चलने वाले क्षेत्रीय दुश्मनी और कमजोरियों को कैसे और किस तरह का समाधान ढूंढा। तो इसमें हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की, आसियान की, सार्क की, इसके साथ ही चीन और भारत की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम यूरोपीय संघ के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। आइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप पूरी तरह से तबाह हो गया। दूसरे विश्व युद्ध ने उनके अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था। तो यूरोप पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। उस जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका सारा का सारा असर यूरोप में रहा, तो इस कारण यूरोप तबाह हो गया था। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की। इसे मार्शल योजना कहा जाता है। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि आर्थिक सहायता दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी यूरोप के देशों को, इसीलिए इसको मार्शल योजना भी कहा जाता है। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत तो यूरोपीय संगठन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई थी। इसके साथ ही जून 1979 में ये जो यूरोपीय संगठन था, यूरोपीय संघ नहीं था, 1992 ये संघ बना। तब जो है ये अगला कदम यह लिया गया कि यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद आर्थिक जो समुदाय होगी उसको सहायता करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। उसको आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाता था। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय कार्य करता रहा 1979 में और यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हो गया। अब जो है आर्थिक रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय होना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से यूरोपीय संघ के गठन का जो उद्देश्य था, तो क्या क्या उद्देश्य था उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। एक समान विदेश या सुरक्षा नीति का होना, यानी कि यूरोपीय संघ ने एक समान विदेश नीति अपनाई थी। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर आपस में सहयोग किया था। एक समान मुद्रा का चलन किया था और वीज़ा मुक्त आवागमन की सुविधा थी। तो यूरोपीय देशों में यूरो चलता है, ठीक है। तो आवागमन की तो यूरोपीय संघ में सबसे अच्छी व्यवस्था थी, वो थी आवागमन की सुविधा थी। वीज़ा लीजिए, आप किसी भी देश की वीज़ा लीजिए और पूरी यूरोप में घूमिए। सबसे अच्छी जो सुविधाजनक ये व्यवस्था यूरोपीय संघ के संगठन ने किया था। तो पूरे यूरोप में जितने भी 27 से ज़्यादा जो देश हैं उसमें बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं। लेकिन ये इनकी बहुत अच्छी खासियत थी कि उन्होंने वीज़ा मुक्त आवागमन की सुविधा दे रखी थी। यूरोपीय देशों के कोई भी नागरिक किसी भी देश में जाकर बस सकता है, रह सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, बाज़ार का इस्तेमाल कर सकता है, उसको सारे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो अपने देश में रखता है। तो ये जो बहुत बेनिफिट था इस संघ में। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोपीय देश की प्राप्ति की। क्या क्या उन्होंने प्राप्त किया इसके बारे में बात करते हैं। तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक संस्थावाली से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया तथा एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने वाला देश बन गया। जैसा कि पहले बताया था मैंने पीछे, अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति अपना ली थी। अब यूरोप के पास अपना झंडा, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है।
यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, यानी गोल्डन कलर के जो है 12 सितारे स्टार इनके झंडे में होते हैं, उन वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का वो प्रतीक माना जाता है उसको। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक जो थे उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अभी जो आपने पीछे पढ़े क्या क्या उद्देश्य की प्राप्ति हुई उसके बारे में था। अब हम यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले क्या कारक थे। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका घरेलू उत्पादन अमेरिका से ज़्यादा था। तो ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, इसका जो घरेलू उत्पादन था वो ज़्यादा हो गया था। 2005 में जो इसकी जीडीपी थी, यानी जो उत्पाद था वो अमेरिका से ज़्यादा हो गया था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। हम भारत में रहते हैं, 1 यूरो की कीमत 72 से 75 या 76-80 रुपये तक होती है कभी कभी, और वहीं पर डॉलर की कीमत में है वो 65 रुपये के आसपास होती है, 65-67 रुपये के आसपास। तो विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव एशिया और अफ्रीका के देशों पर पड़ता है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम होता है। ये कभी अमेरिका के किसी भी नीति को लेकर अपना वर्चस्व जमाने लगता है। इसके बहुत प्रभावी कारण है क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु शक्ति जो संपन्न देश हैं, स्थायी सदस्य हैं फिर उस सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसके कारण से, तो उसके कारण किसी भी मुद्दे पर इन दोनों की सहमति बहुत ज़रूरी थी। तो वीटो करके अमेरिका की सारी शक्ति को जो है ये रोक सकते हैं। यूरोपीय संघ की क्या कमजोरियाँ थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि देखा उनके पास क्या क्या बेनिफिट्स थे, क्या क्या लाभ थे, अब उनके कमजोरियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यूरोपीय संघ जो कमजोरियां हैं वो है इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक पर हमला। फ्रांस ने इराक पर हमले पर साथ दिया था अमेरिका का, लेकिन वहीं पर जो है दूसरे देश जो उसके विरोध कर रहे थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने की नाराज़गी चलती रही। कुछ देश नहीं चाहते थे कि यूरोपीय मुद्रा अपनाए या यूरो का मुद्रा अपनाए, तो कई देश जो है इसको मना कर दिए थे स्वीकार करने से कि आपकी यूरो की मुद्रा को नहीं लगाएंगे, अपने यहाँ नहीं लागू करेंगे। यूरोपीय संघ के कई देश यूरोपीय के गठबंधन में थे, ठीक है, उसको नाटो के नाम से जानते थे, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं आप नाटो के बारे में। अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान के बारे में। अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो यूरोपीय के संघ के बारे में पढ़ी। अब हम बात करेंगे आसियान के। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आसियान को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा लगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम नहीं हो सकने पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक अनोखी पहल की थी। इस देश ने जो है शुरू में 5 देश थे, अब बाद में 10 हो गए। आज की डेट में 10 देश हैं। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। तो पहले 5 थे, अब जो है 10 हो गए। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आसियान के मुख्य उद्देश्य की। सदस्य देश की आर्थिक विकास को तेज करना। जो 5 सदस्य थे उनके आर्थिक विकास को वो तेज करना था, उसका मुख्य जो है उद्देश्य था। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना मुख्य लक्ष्य बन गया था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना था, इनका भी मुख्य लक्ष्य था। ये तीनों इनके मुख्य लक्ष्य थे, मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। आसियान बहुत प्रसिद्ध हुआ बच्चों, क्योंकि आसियान जो है, जो 5 देश थे
काफ़ी आपस में सीमा विवाद था, आपसी टकरार थी, लेकिन इन देशों ने अपने आप ही सारी समस्याओं को बातचीत के द्वारा हल कर लिया था और युद्ध होने की स्थिति आने ही नहीं दी। इसलिए इनकी जो शैली थी, जिनकी स्टाइल जो थी, आसियान शैली कहा जाता है या आसियान स्टाइल कहा जाता है, ये बहुत फेमस रहा है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। आसियान के प्रमुख स्तंभ, पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, ये क्षेत्रीय विवाद और सैनिक टकराव तक न ले जाने वाली थी। ये 3 ऐसे स्तंभ थे। और दूसरा था आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या थे, तो आप 3 हेडिंग डालेंगे कि आसियान सुरक्षा समुदाय कार्य क्या था, ये क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित था। बच्चों, ये जो है कंटेंट है, ये टाइप किया हुआ है। इसके मतलब कोशिश मेरी पूरी रहती है कि जो भी कमियां हो उसको दूर किया जाए, ठीक है। 2-3 जगह मात्राएं जो गलत लगी होंगी टाइप में, उसको ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्थिक समुदाय की। इस समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। तो ये आर्थिक समुदाय का उद्देश्य था। अब बात करते हैं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का क्या कार्य था। इस समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच के टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, बताया था इसके बारे में कि इस कारण ही ये फेमस हुआ था। अब आसियान की उपयोगिता की बात कर लेते हैं। क्या क्या लाभ थे आसियान के बनने से, क्या क्या लाभ हुए थे। आसियान के मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों में सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया था। मुक्त व्यापार का मतलब होता है बच्चों, यदि हम कोई सामान उनको बेचते हैं तो उस देश की सरकार हमारे सामानों पर टैक्स नहीं लगाएगी। इसी प्रकार वो हमारे देशों में कोई सामान लेकर आते हैं तो हम उनके सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उसको हम मुक्त व्यापार कहते हैं। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देश, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा मामलों के लिए मंच उपलब्ध कराता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो सारे आसियान के बारे में थे। अब चीन के विकास के बारे में बात कर लेते हैं। जो विश्व पटल पर आज के डेट में सबसे शक्तिशाली आर्थिक रूप से है वो देश चीन है। तो 1994 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में यह साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। चीन जो है साम्यवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा, जिसे प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया था उसने। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा देने के मामले में सबसे आगे है, मगर इसकी बढ़ती जनसंख्या इसकी परेशानी का मुख्य कारण बनती जा रही है। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। अब ये इनके सबसे बड़े कारण थे, ठीक है, कमियों के, जो कमियाँ थी। चीन में सुधारों की पहल क्या है, इन्होंने चीन ने कैसे सुधार किया। चीन यहाँ पर अभी एक से गलत है, ये 1894 बच्चों, यहाँ 1994 लिखा हुआ, लेकिन वो 1894। अब चीन में सुधारों की पहल जो हुई थी, चीन में जो सुधार हुई थी, रूस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अचानक ही जो है रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवाद को बदलने के लिए अचानक से चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब शॉक थेरेपी जो पढ़े हो तुम लोग, शॉक हो गया था। लेकिन चीन इस मामले में बहुत चतुर था, उसने धीरे धीरे एक क्षेत्र थे उनका निजीकरण किया था। सबसे पहले ने 1972 में अमेरिकी से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे और 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी।
खुले द्वार की नीति मतलब ओपन डोर नीति इसको कहते हैं। इसकी जो नीति थी ये इसको याद रखिएगा, कई बार आ चुका है। ओपन डोर की नीति क्या होती है? इन्होंने पहले सामाजिक अर्थव्यवस्था अपना रखी थी। इन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्रीय जोन बनाए विशेष इकोनॉमिकल मतलब जिसके अंतर्गत कोई भी देश आकर अपना निवेश कर सकता था, पूंजीवाद, कुछ जगह, पूरे देश में नहीं, बस कुछ जगह। तो इसको ओपन मतलब खुले द्वार की नीति कहा जाता है। तो चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने कदम और बढ़ाया। चीन में 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। ठीक है, अब सुधारों की बात कर लेते हैं। जो सुधार का कुछ नकारात्मक पहलू क्या क्या थे? तो चीन में आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी, महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत संतोषजनक नहीं रही। ठीक है, गांव और शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर भी बढ़ा। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई थी। चीन में प्रशासनिक और चीन में वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है, सिर्फ जो है वो औद्योगिक गतिविधियों के कारण। और चीन में प्रशासनिक जो है बहुत बड़ा है। अब चीन के साथ भारत के संबंध के बारे में 1950 में चीन और तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए थे। ठीक है, चीन 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया और बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। चीन भारत के विरोध और पाकिस्तान का साथ देता है तथा हमेशा भारत के परमाणु परीक्षण का भी विरोध करता है। और इसमें जो नहीं लिखा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी भारत के लिए प्रस्ताव होता है वो नकार देता है चीन। सबसे ताज़ा उदाहरण दे सकते हो, जो भी आतंकवादी भारत में आतंक फैलाते हैं उनको विश्व स्तरीय जो ब्लेम लगाया जाता है, सुरक्षा परिषद जो है स्थायी सदस्य लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, तो चीन उस पर वीटो कर देता है। इन सब के बावजूद भारत और चीन के संबंध आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हुए हैं। भारत और चीन के संबंध इस बात से लगाया जाता है, इस कयास लगाया जाता है कि भारत और चीन के संबंध व्यापार है लगभग 80 अरब डॉलर से भी अधिक है, परंतु इसमें ज़्यादातर आयात होता है और इसलिए भारत जो है व्यापार वित्तीय घाटे में चलता रहता है। व्यापारिक रूप से इसको घाटा ही होता है भारत को। तो ये बेटा ये चैप्टर हमारे यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इसके बारे में बताइएगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसको आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।